मेरे सभी पढ़ाकू भाई बहनों का दिल से नमस्कार। मैं विष्णु दिवाकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए प्रोग्राम सेकंड सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने भारत का इतिहास 300 से 1200 वाला सब्जेक्ट ले रखा है। तो डिसिप्लिन स्पेसिफिक कोर कोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। और एज पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आपकी जो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से बुक्स प्रोवाइड की गई हैं आपको, उन्हीं बुक में से आपको जो है आज हम पढ़ाएंगे, क्योंकि आप लोगों के पास में ऑप्शंस बहुत सारे हैं पर आप लोगों के पास मौका एक ही है। यानी कि आप वन टाइम में ही अपना एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। आप नहीं चाहेंगे कि आपकी बैक आए या फिर आप उस एग्ज़ाम में फ़ेल हो जाएँ। तो आपको करना क्या है, आज मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ, यानी कि जो हमारी वाली बुक है, इस बुक के अंदर से हमारा जो यूनिट नंबर 1 होगा, उस यूनिट नंबर 1 को आज हम पूरा का पूरा यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की जो बुक्स आपको प्रोवाइड की गई है उसी से। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सर्वे ऑफ द सोर्स, यानी कि स्रोतों का सर्वेक्षण, यूनिट नंबर 1। यूनिट नंबर 1 से अक्सर 20 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर आपने ये वीडियो जो है अगर आपने देखी है, तो ये वीडियो आप अंत तक देखिएगा। आपको स्रोतों का सर्वेक्षण से पूरे 20 नंबर की गारंटी मैं देता हूँ। ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको लगता है कि सर 20 नंबर नहीं आ पाएंगे, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो ये यूनिट नंबर 1, स्रोतों का सर्वेक्षण, जिसका लेसन नंबर 1 है, इसे आज हम यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं, जो कि पूरे 20 नंबर के लिए है। तो देरी ना करते हुए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा ये अध्याय है इसका अर्थ क्या है और इससे हमें क्या पता चलेगा। तो भैया सबसे पहले एक वर्ड आता है आपका स्रोतो, है ना, या फिर हम इसे बोलते हैं स्रोत। तो स्रोत का क्या मतलब होता है? तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो स्रोत है इसका क्या मतलब है। ठीक है, तो यहाँ हम देखेंगे कि जो स्रोत शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। इसका मतलब होता है उत्पत्ति स्थल या फिर मूल स्थान। कहने का मतलब ये है कि किसी भी चीज की जानकारी अगर आप लेना चाहते हो, तो उसका जो मूल स्थान है, यानी कि जो उत्पत्ति स्थल है, वो कौन सा है। जैसे अगर हम बात कर सकते हैं कि स्रोत शब्द का उपयोग हम किसी वस्तु, विचार या घटना के मूल उत्पत्ति स्थल को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि नदी का स्रोत क्या है, तो वो उसका मूल स्थान कहाँ पर है, कहाँ से वो जो है निकलती है ना, वो सब चीजें। विचारों का स्रोत क्या है। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बात करने वाले हैं कि साहित्यिक स्रोत के बारे में, है ना, और पुरातात्विक, धार्मिक, गैर धार्मिक। तो ये सारी चीजें जो है क्या कहलाएगी, स्रोत, यानी कि उसका मूल जो कॉन्सेप्ट है उसके बारे में जानकारी हम लेंगे। एक वर्ड आता है आपका सर्वेक्षण। अब सर्वेक्षण का अर्थ क्या होता है? तो सर्वेक्षण का मतलब होता है किसी विशेष क्षेत्र या फिर वस्तु के बारे में जानकारी इकट्ठा करना। इसको हम बोलेंगे सर्वेक्षण। ठीक है ना। जैसे सर्वेक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या होगा, जानकारी इकट्ठा करना, किसी भी डेटा को एनालाइज करना, ठीक है ना, निष्कर्ष निकालना, सुझाव देना, तो इसको हम सर्वेक्षण कहते हैं। तो आई होप आपको स्रोत और सर्वेक्षण समझ में आ गया होगा। तो अब हम आगे चलते हैं। स्रोत और सर्वेक्षण तो हमने जान लिया। अब हम इस अध्याय के अंदर जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि 20 नंबर का जो प्रश्न बनता है, तो वो साहित्यिक और पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में बनता है। यानी कि इससे आपका 20 नंबर का एक क्वेश्चन बनकर आता है। अगर आपने इस वीडियो के अंदर साहित्यिक साक्ष्य, धार्मिक, गैर धार्मिक, विदेशी, पुरातात्विक साक्ष्य, अभिलेख, सिक्के और अन्य पुरातात्विक अवशेष के बारे में पढ़ लिया, तो 20 नंबर आपको यहाँ पर 100% मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और थोड़ा सा आगे चल लेते हैं, क्योंकि हमारे पास समय कम है। और दूसरी चीज, मैं आपको यहाँ पर वीडियो के अंदर सिर्फ ये जो अंडरलाइन मैंने ऑलरेडी कर रखा है, सिर्फ इतना ही आपको पढ़ना है, जिससे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। तो भैया अभी हमने बात की थी स्रोत या साक्ष्य की। अगर हम बात करें तो इनका मतलब क्या होगा, साक्ष्य का मतलब क्या होता है, प्रमाण, किसी चीज का सबूत। स्रोत जो सेम मतलब ही है कि अतीत के अलग अलग अवशेष जो इतिहास के पुनर्निर्माण में हमारी मदद करते हैं। समय के साथ साक्ष्यों के अध्ययन के तरीके में भी परिवर्तन होता रहा है। कहने का मतलब ये है कि अगर हम बात करें अतीत के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो हमारे को अतीत से जुड़े हुए साक्ष्य या फिर स्रोत के बारे में पढ़ना जरूर होगा। अगर हम बात करते हैं कि अतीत को चित्रित करने के लिए एक तरह के साक्ष्यों की व्याख्या अलग अलग तरीके से की जा सकती है, यानी कि अलग अलग इतिहासकार इसको अलग अलग शब्दों में बताते हैं। तो साक्ष्य इतिहासकार जो है ऐतिहासिक व्याख्याओं की आत्मा के रूप में कार्य करता है। कहने का मतलब ये है, अगर मुझे ऐतिहासिक चीज निकालनी है कोई भी, तो इससे इस चीज को जानने के लिए मुझे साक्ष्य निकालने पड़ेंगे। तो साक्ष्य क्या है, उनकी आत्मा है। तो आत्मा को अगर हम समझ लेंगे तो हमारे को उसके बारे में भी जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ तक आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, साहित्यिक साक्ष्य के बारे में। तो भैया सबसे पहला जो वर्ड है आपका साहित्यिक,
इसका क्या मतलब होगा, क्योंकि हमें ये सब जानना बहुत जरूरी है। अगर ये पता होगा तो हम पूरे पूरे अध्याय को अच्छे से समझ पाएंगे। तो पहले देखो, मैं आपको ये बुक से नहीं, पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि साहित्यिक शब्द का मतलब क्या होता है। देखो, साहित्य संबंधी यानी कि साहित्यिक, इस शब्द का मतलब क्या होगा, जिसका अर्थ होता है किसी भी लिखित या मौखिक रूप में व्यक्त की गई कला, संस्कृति और ज्ञान की अभिव्यक्ति, उसी को हम क्या बोलेंगे, साहित्यिक। अब अगर हम बात करें कि भाई साहित्यिक शब्द का उपयोग जो है वो किस किस चीज के लिए किया जाएगा, तो देखो साहित्यिक कृतियां होती हैं जैसे उपन्यास, कविताएं, नाटक, साहित्यिक आलोचना, विश्लेषण, साहित्यिक इतिहास, तो ये सारी चीजें हमारी साहित्य कहलाती है। यहाँ पर भी हम देख लेते हैं कि साहित्यिक साक्ष्य जो है अतीत के बारे में काफी जानकारी देते हैं। इसमें घटनाओं, विषयों का विस्तृत वर्णन होता है, जैसा कि मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि कोई भी लिखित मौखिक रूप में व्यक्त की गई कला, संस्कृति और ज्ञान की अभिव्यक्ति ही क्या कहलाएगी, साहित्य कहलाएगी। क्लियर है यहाँ तक। अब इसी साहित्य के साक्ष्य के बारे में जानकारी लेना चाह रहे हैं कि उसका मूल स्थान क्या है, या फिर उसके बारे में जो जानकारी है वो कहाँ से मिली है। ठीक है, आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं इसके अंदर कि इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं किस चीज के बारे में, धार्मिक साहित्य, गैर धार्मिक साहित्य और विदेशी साहित्य। ये तीन चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। हम सबसे पहले पढ़ते हैं धार्मिक साहित्य के बारे में। तो भैया धार्मिक साहित्य देखो, अब लिखित रूप में धार्मिक साहित्य कौन से, जैसे कि पुराण है, महाभारत है, रामायण है, तो इनको गुप्त काल में संकलित किया गया था, इनको लिखा गया था, है ना। अब ऐसे ही अगर हम बात करें तो आर्य मंजूश्री मूलकल्प एक बौद्ध महायान साहित्य है, जिसमें भारत के प्रारंभिक से मध्ययुगीन इतिहास का अध्याय का मध्य युगीन इतिहास तक का अध्याय मौजूद है। तो कहने का मतलब है ये धार्मिक साहित्य यानी कि धर्मों के बारे में, धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी लिखित और मौखिक रूप से व्यक्त की गई कला संस्कृति है, उन सबका जो है जानकारी हमारे को किसमें मिलती है, वो धार्मिक साहित्य में मिलती है। क्लियर है यहाँ तक। आगे चलते हैं थोड़ा सा, जैसे कि अब देखो यहाँ पर आपको पता होगा कि एक भागवत पुराण है ना, ऐसी जो है ब्रह्म विवर्त पुराण है। तो ऐसे ही बहुत सारी चीजों के बारे में बताया गया, जिसके अंदर तीर्थों के बारे में, व्रतों के बारे में, तपस्या, उपवास, महिलाओं से संबंधित व्रत, ये सभी चीजें इसमें जुड़ी हुई हैं। तो ये सारी जानकारी जो हमारे को मिल रही है वो किससे मिलेंगी, वो हमारे को मिलेगी धार्मिक साहित्य से। ठीक है ना, तो धार्मिक साहित्य क्लियर हो गया आपका। उसके बाद हम बात करेंगे गैर धार्मिक, यानी कि धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है। तो इस साहित्य के बारे में पढ़ेंगे हम गैर धार्मिक साहित्य के अंदर। देखो, गुप्त काल के दौरान संस्कृत भाषा ने कविता और गद्य दोनों में या दोनों के संयोजन से अपने शास्त्रीय रूप को प्राप्त किया। जैसे कि 300 से लेकर 600 के दौरान संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। अब इसके अंदर बहुत सारी चीजें बताई गई हैं जो मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो मैंने हाईलाइट कर रखी हैं। ठीक है, जैसे कि सबसे पहले मनुस्मृति। तो देखो मनुस्मृति के अंदर क्या बताया गया है, इसमें जो है प्रमुख टिप्पणियां हैं, जैसे कि मेधातिथि जो कि 9वीं शताब्दी के अंदर थी, गोविंदराज जो कि 11वीं-12वीं शताब्दी में है, और कुल्लूड़ भट्ट जो कि 12वीं शताब्दी की रचनाओं में शामिल है। अब इसके अंदर क्या क्या बताया गया है कि ये हमारी गैर धार्मिक है, इसमें हमारे धर्म से लेकर कोई बात नहीं दी गई थी। ठीक है, फिर आर्यभट्ट ने दो प्रसिद्ध रचनाएं लिखी हैं, आर्यभट्टीय और आर्यभट्ट सिद्धांत। आर्यभट्ट ऐसे पहले खगोल शास्त्री थे। आपने देखा होगा कि कल होली थी और होली के टाइम पर जो है सुबह 9 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है ग्रहण पड़ा था। तो इस ग्रहण की जो जानकारी थी, वैज्ञानिक व्याख्या जो थी वो किसने दी थी, वो आर्यभट्ट थे। ठीक है, आर्यभट्ट ही ऐसे पहले खगोल शास्त्री थे जिन्होंने ग्रहण की वैज्ञानिक व्याख्या दी थी। उसके बाद में यहाँ पर बताया गया है चरक और सुश्रुत संहिता। तो यहाँ पर जो है इन्होंने भी आयुर्वेद परंपरा के सबसे पुराने ग्रंथ हैं, ये भी बताए गए हैं जो ग्रंथ हैं कौन से हैं, ये सबसे पुराने ग्रंथ माने गए हैं। ऐसी गुप्त काल के गैर धार्मिक साहित्य में व्याकरण, शब्द लेखन, काव्य शास्त्र, संगीत, वास्तुकला, चिकित्सा और गणित पर भी कई रचनाएं शामिल हैं। तो ये हमारा कौन सा हो गया, गैर साहित्यिक हो गया। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें इसके अंदर आपका जैन वाला भी आप देख सकते हो कि जिसमें आपने अलवार नयनार संतों की भक्ति के बारे में पढ़ा होगा, ये सब भी हमारा इसके अंदर आता है। अब हम आगे चलते हैं, तो हमारे 2 पॉइंट क्लियर हो गए हैं। अब हम बात करेंगे विदेशी साहित्य। तो भैया विदेशी साहित्य क्या होता है, देखो, तो विदेशी साहित्य स्टूडेंट्स इस अवधि के विदेश साहित्य में 6ठी शताब्दी में जो कॉस्मास इंडिकोप्लेटिस द्वारा लिखित एक क्रिश्चियन टोपोग्राफी शामिल है। यहाँ पर कई चीनी भिक्षुओं ने बौद्ध ग्रंथों को एकत्रित करने और बौद्ध धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण स्थानों की यात्रा करने के लिए भारत की यात्रा की थी। तो ये विदेशी साहित्य यानी कि विदेशों के द्वारा जो भी इकट्ठा किया गया था उसके बारे में बताया गया है। सबसे लोकप्रिय लेखन फाहियान, हेंग त्यांग्स और
इतिहास हैं, जो कि इन्होंने जो है ये कौन थे, विदेशी थे सारे, और ये लोग आए, इन्होंने क्या करा, यहाँ पर सारी की सारी जो है जानकारी इकट्ठी की, लिखित रूप पे, मौखिक रूप से इन्होंने सभी अपनी कला के द्वारा, संस्कृति के द्वारा जो है व्यक्त किया। इसी को विदेशी साहित्य कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब हम आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखो यहाँ पर बताया गया कि भारतीय भिक्षु भी गए थे चीन, पर उनको वहां पर जो है उनकी यात्रा या अनुभवों का कोई विशेष विवरण नहीं मिलता है। तो ये हमारा खत्म हो जाने के बाद में आता है भैया पुरातात्विक साक्ष्य। अब पुरातात्विक का मतलब क्या होता है, तो देखो ये मैं आपको समझा देता हूँ कि पुरातात्विक शब्द जो है पुरातत्व से जुड़ा हुआ है, यानी कि जिसका अर्थ होता है प्राचीन समय की जो वस्तुएं हैं, जो भी स्थल है, जो संस्कृति के अध्याय हैं, उन सबसे जुड़ा हुआ उसको हम बोलते हैं पुरातात्विक। ठीक है, तो पुरातात्विक साक्ष्यों में शिलालेख, सिक्के, मोहरे, मृदभांड, मनका, मूर्तिकला और अन्य प्रकार के अवशेष शामिल हैं। क्लियर है? तो पुरातात्विक का मतलब क्या होगा, ये शब्द उस चीजों के लिए जुड़ा होता है जिसका संबंध प्राचीन समय की वस्तुओं से, स्थलों से या फिर संस्कृति से जुड़ा होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं हम जो इसके हमारे लास्ट पॉइंट्स हैं, यानी कि जिनको हमें अच्छे से जानना है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिलेख क्या होता है ना? अभिलेख से क्या तात्पर्य है, अभिलेख क्या होता है? तो आप अभिलेख के बारे में जानकारी देखो। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख या अध्ययन, या फिर इसको हम एपिग्राफी भी कहा जाता है इसको। ठीक है, पुरालिपि अध्ययन। अभिलेख ऐसा लेखन होता है जो कि पत्थर पर हो, लकड़ी पर हो, या फिर धातु, कोई हाथी दांत की पट्टिकाएं हो, कांसे की मूर्तियां हो, मतलब किसी भी चीज के ऊपर उकेरा जाएगा उसी को हम अभिलेख कहेंगे। ठीक है, लिखित रूप में जो होगा। तो ये अभिलेख जो है, भूमि अनुदान पत्र एक महत्वपूर्ण श्रेणी में आता है, जैसे कि हजारों अभिलेख उपलब्ध है वहाँ पे, जिसमें से कुछ पत्थरों पर, लेकिन ज्यादातर एक अन्य से अधिक, जो कि तांबे की प्लेट होती थी ना, उस पर लिखा जाता था। अब बहुत सारे राजाओं और ब्राह्मणों द्वारा धार्मिक प्रतिष्ठानों को भी अनुदान दिए गए, अनुदान के बारे में भी लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में बताया गया यहाँ पर कि भाई जो गुप्त शासक थे, जैसे वाकाटक, कंदम और वर्मन वंशों के शाही भूमि अनुदान भी शामिल हैं। और अभिलेखों की अगर हम बात करें तो सूचना का एक प्रमुख स्रोत माना जाता है। तो कहा जाता है कि अगर हम बात करें कि किसी भी प्रकार की अगर सूचना आपको इकट्ठी करनी है, तो अभिलेख उसका एक महत्वपूर्ण जो है प्रमुख स्रोत माना जाता है। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में हम देखते हैं सिक्के। तो भैया सिक्कों का भी एक यहाँ पर एक अलग ही रोल है यहाँ पर। जैसे कि सिक्कों के अध्ययन को अगर हम बात करें तो उसको हम जो है हिंदी में मुद्रा शास्त्र भी कहते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में इसको जो है न्यूमिस्टिक्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक समय में मुद्रा का प्रयोग विनिमय के माध्यम, देखो विनिमय का मतलब क्या होता है, विनिमय का मतलब होता है लेन देन। पहले के टाइम पर क्या होता था कि वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी, कि अगर आपको कोई चीज चाहिए तो आप उसके बदले, जैसे आपने अभी भी देखा होगा ग्रामीण जगहों में, तो वहां पर गेहूं दिया जाता है ना, गेहूं दे देते हैं और कोई भी दूसरा सामान ले लेते हैं, तो उसको बोलते थे वस्तु विनिमय प्रणाली, है ना। तो ऐसे ही अब वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद में जब इसमें बहुत दिक्कतें आने लगी तो क्या हुआ, मुद्रा का प्रचलन हुआ, यानी कि सिक्कों का प्रचलन हुआ, जिससे कि विनिमय अच्छे से हो जाए, है ना। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो इक्ष्वाकुओं ने सातवाहन सिक्कों के अनुरूप सीसा यानी कि लेड के सिक्के जारी किए। ऐसी अगर हम बात करें तो गुप्त राजाओं की, तो उन्होंने जो है सोने के सिक्के जारी किए। और ऐसे ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार, जैसे चांदी के, सोने के, ऐसे सिक्के यहाँ पर जो है लागू किए गए थे। और कभी कभार तो ऐसा भी होता था कि सिक्के सिर्फ ना राजाओं के नाम या फिर उनके जीवन संबंधी विवरण भी प्रदान करते थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ जो है सिक्के का मतलब जो है विनिमय होता था, बल्कि उन सिक्कों से बहुत सारे राजा राजकुमारियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती थी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप लोगों को यहाँ पर ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और उसके बाद में हमारा लास्ट पॉइंट आता है अन्य पुरातात्विक अवशेष कौन कौन से हैं। अब और कौन कौन सी चीजें हैं जिससे जानकारी प्राप्त हुई है, जैसे अगर हम बात करें बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं, जैसे खुदाई हुई, ठीक है, वहां पर जैसे भाई पक्की ईंटें मिली हैं, जैसे आपने हड़प्पा सभ्यता के बारे में सुना होगा, वहां पे पक्की ईंटों के घर मिले थे, है ना, पुरानी ईंटें मिली थी। तो ये भी जो है क्या है, और भी साक्ष्य हैं जिससे कि हमारे को जानकारी प्राप्त होती है। तो आई होप आपको ये अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको ये अध्याय समझ आया है, और मैं आपको पहले ही भी बोल चुका हूँ कि इससे आपका एक 20 नंबर का क्वेश्चन देखने को आपको जरूर मिलेगा, तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा। जितनी जितनी मैंने अंडरलाइन लगाई है उसे आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, और उसके बाद आपके 20 नंबर पक्के। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे की जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ।